ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हम फेजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको बताया था फेजर जो होते हैं वो साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। उनके बीच की फेज रिलेशनशिप को बताने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब साइनोसॉइडल फंक्शंस हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा, या साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? कॉस जो होता है वो साइन से, हाँ, कॉस ओमेगा टी जो होता है वो साइन से 90 डिग्री आगे, है ना। जब ये 90 पे होता है तब इसका ग्राफ शुरू होता है, तो कॉस जो है वो बाद से शुरू होता है, मतलब आगे, ठीक है। तो फेज रिलेशनशिप बताने के लिए यूज होता है ना, साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, और रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं ना, समय के साथ साथ वेक्टर्स क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा देख सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है ना, हमने यहाँ पे लिखा करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ही कर लेते हैं ड्रॉ, एक साइकिल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम लिया है ना एक्सिस पे, इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, कैपिटल टी, है ना। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सर्कल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिसका रेडियस जो होगा, जिसका रेडियस वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके रेडियस जो होगा इसका वो किसके इक्वल होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी आरएमएस वैल्यू को, इसकी करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब आप एक बार ध्यान से देखिए जरा, शुरुआत में वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो शुरुआत में जो फेजर होगा वो यहाँ होगा। अब जैसे 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 अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल जो होगा वो चेंज होता जाएगा, है ना। है ना, आप एंगल देखिए, इसमें नोटिस करेंगे क्या, एंगल, ठीक है। एंगल नोटिस करेंगे हम, 0 से लेकर के 2 पाई बाय 2 पाई तक जाएगा एंगल, 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, देन 360 है, ऐसा है ना एंगल। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो 0 से 90 पे आ जाए, तो 90 मतलब ये वाला इतना एंगल बन जाएगा रेफरेंस के साथ। 180 पे होगा तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं फेजर को, 270 होगा तो फेजर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। मान लो थीटा एंगल पे आप देख रहे हो, तो उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, फेजर को रेफरेंस से थीटा एंगल पे शो कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, जैसे जैसे ये आकर के यहाँ पे 360 डिग्री तक आएगा ना, तो इसका भी एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी एक जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वापस से घूमेगा। उतने में ये क्या कर रहा है, वापस से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर डालेगा उतनी देर, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन ये फिर से कर डालेगा। मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है या रेडियस जो है आरएमएस वैल्यू है करंट की, जैसे जैसे ये घूम रही है, रेडियस जैसे जैसे मूव कर रहा है और ये 360 तक आ रहा है, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसकी दूसरी साइकिल में ये दूसरा टर्न कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इससे हमें करना क्या है, इससे करना हमें सिर्फ ये है कि मान लीजिए जैसे फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, हमने बोला ना, देखो इसमें देखो, ये जो फेजर है ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये रोटेटिंग वेक्टर की तरह हो गया। सेम चीज हमने 11th क्लास में भी देखी, जब हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, उसके लिए भी हमने एक सर्कल डायग्राम ड्रॉ किया था, क्योंकि वहां पे भी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडली वेरी करता था एसएचएम में, याद है आपको। तो वहां पे भी हमने सेम डायग्राम ड्रॉ किया था। किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, उसमें हम देखेंगे कि उसकी जो आरएमएस वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, वो समय के साथ साथ रोटेट कर रही है, एंगल बदल रहा है उसका। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा आगे वाले टॉपिक को करने के बाद, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एंगल्स बताने के काम आएगा, फेज बताने के काम आएगा डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसमें आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो जरा इधर हम क्या करने वाले हैं। हमने देखा था कि हमने रेफरेंस वोल्टेज ली थी Vm साइन ओमेगा टी ना, तो हम कंसीडर कर रहे हैं Vm साइन ओमेगा टी, और इस वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था किस किस पे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, और हम करंट देखेंगे कैसा डेवलप होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हमने क्या करा, एक रेजिस्टर ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया और एक प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस हमने ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस ये था जैसे R, हमने क्या करना है, इसके अक्रॉस एक एसी सप्लाई कनेक्ट करनी है। एसी सप्लाई का सिंबल जो होगा वो ये होगा, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज लगाया। हमने सिंपल क्या करा है, हमने एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स लिया और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करना, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे कि एक इंडक्टर हमने ले लिया और उसको हम उसके अक्रॉस हमने एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। एक प्योर कैपेसिटर हमने ले लिया और उसके अक्रॉस हमने ये साइनोसॉइडल सोर्स कनेक्ट कर दिया वोल्टेज का सी एल। अब हमें करना क्या, हमें इसका रिस्पांस चेक करना है। रिस्पांस मतलब आउटपुट। अगर हम वोल्टेज लगाएंगे तो हमें कुछ करंट मिलेगा ना, तो हमें करंट के बारे में डिस्कशन करना है और करंट और वोल्टेज को कंपेयर करना है, ठीक है। इनपुट क्या हो गया, वोल्टेज हो गई साइनोसॉइडल, आउटपुट करंट हो गया, वो हमें देखना है क्या आएगा, और दूसरा हमें इनको कंपेयर करना है। फिर हम आगे पावर वगैरह भी देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलिए देखो, जब आप ये लगाएंगे तो यहाँ पे एक करंट डेवलप होगा जो समय के साथ साथ वेरी करेगा, यानी चेंज होगी वैल्यू, वेरिएबल करंट होगा। तो उसको मैंने लिखा है स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करा है ना। स्मॉल सिंबल से का मतलब क्या होता है, जो हाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो वेरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ सिंपली, रेजिस्टेंस और वोल्टेज है ना, मेरे को बताओ यहाँ पे सिंपली ओम्स लॉ लग जाएगा ना भाई। इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है I इंटू आर, वही उस वक्त की वोल्टेज होगी कि नहीं होगी, बताओ। जो भी वोल्टेज होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी, उसी के हिसाब से करंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर है ये सभी को। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, और ओम्स लॉ की मदद से हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बीच में, ठीक है। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हमें पता है V क्या है, V इज Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। I हमें निकालना है, R हमें पता है, तो I इज इक्वल टू Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। ध्यान से देखिए जरा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होगा ये, क्या चीज, ये वाला। हाँ, मैंने V की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी ना, ठीक है। और अब एक बार बीच में देखते रहिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, I की वैल्यू निकाली, Vm अपॉन में R साइन ओमेगा टी हो जाएगा, Vm अपॉन R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट हो जाएगा, और साइनोसॉइडली वेरी करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम Im साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है। वेयर Im इज इक्वल्स टू Vm अपॉन R, ठीक है। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ √2 से डिवाइड करूं, तो Im बाई √2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, RMS वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो एक बार, इसको भी √2 से डिवाइड कर दिया, Vm बाय √2 हो गया इंटू 1 बाय R, तो ये हो जाएगा Im इज इक्वल्स टू V अपॉन में R।
तो आप सिंपली क्या देख सकते हो इसमें, आरएमएस वैल्यूज के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। एक तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, इंस्टेंटेनियस हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे आरएमएस हो, सबके लिए वैलिड है। तो रेजिस्टेंस में ये है एक तो खास है। बेटा इसकी जगह इसको हटा दिया, जो आई आरएमएस आ गया ना, तो बेटा इसकी जगह भी तो वी आरएमएस आ गया। वोल्टेज भी तो आरएमएस हो सकती है ना वोल्टेज की, ठीक है। हाँ देखो, मैथमेटिकली हम किसी भी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट जी, ठीक है। तो हमने क्या करा है, एक नंबर ले लिया, उससे क्या हुआ, उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि सेम चीज जो है वो आरएमएस के लिए भी है। यस नहीं, रेजिस्टेंस के लिए तो ओम्स लॉ फॉलो ही होता है। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इंस्टेंटेनियस जो पीक वैल्यू है और जो आरएमएस है, सबके लिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फॉलो होगा। आगे हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो, ठीक है, हो सकते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक्चुअल चीज बताता हूं जो हमें डिस्कस करनी है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो है ये कि V इज इक्वल टू क्या था, Vm साइन ओमेगा टी था, ये वोल्टेज लगाई तो इससे करंट क्या मिल गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि एम्पलीट्यूड में चेंज, ठीक है, दोनों जो वेव्स बनेंगी यानी वोल्टेज और करंट जो है उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, सेम। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। अगर ये साइन होगा तो ये भी साइन होगा, ये कॉस होगा तो ये कॉस होगा। तो एक और ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि दोनों जो है वो सेम फंक्शन है, साइन का या कॉस लोगे तो कॉस का फंक्शन है दोनों। ये बात समझ में आ रही है, बात समझ, मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। दोनों जो हैं वो साइनोसॉइडली, और वो भी दोनों सेम फेस में कहते हैं हम इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो सकता है, सेम या अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, एम्पलीट्यूड में चेंज, ठीक है। देखो इसको सेम चीज को हम ग्राफिकली देखते हैं एक बार। अगर हम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करें तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। Vm है ना, वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं, अपने पास तो बहुत सारे कलर्स है। अगर मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो जरा उसका क्या रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। टाइम पीरियड क्या है, सेम, ठीक है। तो अगर मैंने एक रेजिस्टर पे साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाई तो करंट भी कैसा मिलेगा, साइनोसॉइडल मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा, मतलब दोनों जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है वैसे वैसे वो कर रहा है। ऐसे देखो जरा इसको, मेरे को बताओ वोल्टेज को अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगा, चलो ग्रीन से ही ड्रॉ कर देता हूं दोनों। वोल्टेज को अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगा तो करंट भी किधर ड्रॉ होगा, इधर ही ड्रॉ होगा। क्यों, क्योंकि हर समय पर भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 45 है तो ये भी 45, ठीक है। तो जब V 0 था, मतलब 0 एंगल बना रहा था यानी रेफरेंस के अलॉन्ग था, तो I भी रेफरेंस के अलॉन्ग था। मान लीजिए आपने V को 90 डिग्री पे ले लिया, मतलब ये वाला ले लिया, तो उस समय में करंट भी तो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा यानी मैक्सिमम होगा उस समय में। 180 पे लोगे तो दोनों इधर आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ग्राफ ऐसे बनाया, डायग्राम ऐसे बनाया या डायग्राम ऐसे बनाया, वो दोनों चलेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, V और I,
मेन चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है कि V और I के बीच का एंगल क्या है, 0। तो ये इन दोनों की क्या बता रहा है, फेज रिलेशनशिप बता रहा है। इन दोनों की क्या बता रहा है, फेज रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी रजिस्टर पे साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट कैसा मिलेगा, साइनोसॉइडल मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा, सेम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज हो सकता है। एम्पलीट्यूड जो है उसका चेंज हो सकता है। अब इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। नहीं बेटा, ज्यादा भी हो सकता है अगर रेजिस्टेंस पॉइंट में हो, है ना। तो Vm अपॉन आर की वैल्यू जो होगी वो, है ना, यहाँ पे देखो Vm अपॉन आर की वैल्यू Im जो बनेगी। अगर आर पॉइंट में लिया हमने मैथमेटिकली तो वो वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। मैंने तो एक केस लेकर के ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, आर की वैल्यू को 1 ले लो तो इक्वल हो जाएगी। हाँ, फेज सेम है मतलब दोनों के दोनों जीरो पे भी साथ में हो, मतलब जीरो भी साथ में होते हैं, मैक्सिमम भी साथ में होते हैं, नेगेटिव मैक्सिमम भी साथ में होते हैं। जो भी एंगल है दोनों का साथ में ही बनेगा, रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। जैसे मैंने 0 पे ड्रॉ करा, 90 पे ड्रॉ करा, है ना, और ये कुछ और एंगल पे हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी सेम है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है अगर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t होता है। ओमेगा सेम होने का मतलब 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और टाइम पीरियड भी सेम, और फेज भी सेम। ठीक है, और इसको हम इन फेज भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन फेज क्वांटिटीज, इन फेज क्वांटिटीज, या वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों सेम फेज। जो भी एंगल बनाएंगे, बना तो कुछ भी एंगल सकते हैं, हो सकता है वोल्टेज 40 डिग्री पे हो लेकिन करंट भी उस समय 40 पे ही होगा, ये मतलब है। डायग्राम तीनों करेक्ट है, अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे दोनों को तो भी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि V और I में एंगल आपको 0 दिखाना है, मतलब इस तरह से ही होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, है ना। सेम चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी जगह पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरे को लगता है और बेहतर हमें क्लियर हो जाएगा। ये हटा दूं मैं, चलो। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर पे भी लगा करके देखो। अब की बारी हमने क्या करा, वोल्टेज को इंडक्टर के क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो मेरे को बताओ वोल्टेज में और करंट, एक करंट फ्लो करने लगेगा यहाँ पे। मेरे को बताओ I और V में क्या रिलेशन होगा। कैन आई राइट डाउन V इज इक्वल टू IL? ओम्स लॉ लगा दूं यहाँ पे भी, क्यों, L रेजिस्टेंस होता है क्या, या इंडक्टर, हाँ इंडक्टेंस होता है ना, तो ये तो नहीं लगा सकते ना, या लगा देंगे, नहीं लगा सकते ना बेटा, ऐसे कैसे लगा दो कुछ भी। वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। किसी सोलेनॉइड में इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस होने वाली जो वोल्टेज थी वो हमने निकाली थी ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितनी थी वो, हाँ बेटा बहुत मार खाएगा, एल की वैल्यू बता रहा है, याद है एल डी आई बाई डी टी आई थी, माइनस था लेकिन यहाँ पे वी कैन इग्नोर इट, एल डी आई बाई डी टी, याद है आपको, फाई इज इक्वल टू एल आई था, है ना, और फिर डी फाई बाई डी टी हमने करा था, तो इधर एल डी आई बाई डी टी हो गया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, रिकॉल कर लेना जिनको नहीं याद आया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होता है वो होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। कैपेसिटर में क्या होता है, लेट अस सी, हाँ कम ऑन, एक जना तो बताओ, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, बिल्कुल सही, Q इज इक्वल टू सी वी होता है।
तो यहाँ पे अगर आपको करंट, यहाँ पे करंट कैसे निकाल, करंट और चार्ज में कोई रिलेशन होता है क्या? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो अगर इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। और ये क्या हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट में ये रिलेशन है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट में ये रिलेशन है, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर। तो पता चला इंडक्टर और कैपेसिटर में भी ओम्स लॉ लगाने बैठ गए आप। ये चीजें हैं जहां पर आप गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलिए तो फिर बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो एल आई निकालना है हमें, तो आई निकालना है ना। तो मेरे को बताओ डी आई इज इक्वल टू वी एल इंटू वी इंटू डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एल बी डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही। तो वी डी टी अपॉन एल हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसका आई आ जाएगा, ये 1/L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू 1/L, वी एम भी बाहर आ जाएगा, वी एम बाय एल हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी और आई क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन में ओमेगा एल, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस का कॉस ओमेगा टी। अभी हम डिस्कस करते हैं ये 0 कैसे आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है, एक तो पहली बात, ये जो टर्म है ये आपको वेरिएशन बता रही है, उसका नेचर बता रही है कि साइनोसॉइडल साइन है कि कॉस है ना। और ये जो क्वांटिटी होगी ये आई एम यानी मैक्सिमम वैल्यू बता रही होगी करंट की, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? भाई साइन या कॉस के साथ जो भी लिखा हुआ है वो सारा मिलाकर के तो मैक्सिमम या पीक वैल्यू बता रहा होगा ना आपको, ठीक है ज्योति, इधर ये रही है। तो ये पूरी मिलाकर के मैक्सिमम वैल्यू हो गई और माइनस का कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, मेरे को बताओ जरा, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये कितना, ये माइनस कॉस होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं, ये पहले ये बताओ ये क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है ना। देखो आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो बाहर ही आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है माइनस, और पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओमेगा टी जो होगा वो क्या होगा, हम एंगल को क्या लेकर दे सकते हैं, एक्यूट एंगल, उसमें से पाई बाय 2 घटाओगी तो नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप इसको देखो ना, यहां से माइनस ले लो, माइनस बाहर ले लो इस ब्रैकेट से, तो ये माइनस किधर आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और उस समय में ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, वो माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है ये? देखो वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है इसको इसमें बनाने की, बट ऐसे ही करवाया जाता है, तो मैं दोनों तरीके से ये आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है ना स्टेप, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको समझ सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है वो एक बार देखिए। आई एम क्या है, वी एम बाय ओमेगा एल। वी एम जो है वो वोल्टेज है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज थी, नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब ये तो मानेंगे ना, इसकी यूनिट अगर एम्पियर है, इसकी यूनिट अगर वोल्ट है, तो इसकी यूनिट अगर ओम नहीं हुई, इसकी यूनिट अगर ओम नहीं हुई, तो इन दोनों का रेशियो एम्पियर बना नहीं सकता। भाई वोल्ट पर ओम ही तो क्या होगा, एम्पियर होगा ना। ये बात समझ में आती है? वोल्टेज को रेजिस्टेंस से यानी ओम से डिवाइड करेंगे जब वोल्ट्स को, तभी तो एम्पियर मिलेगा ना। तो एक चीज तो ये क्लियर होती है कि एक इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम। और ये किसकी जगह पे है, रेजिस्टेंस की जगह पे। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ना, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये वाला जो पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिशन को। अपोजिशन को या रेजिस्टेंस का एनालॉग है वो यहाँ, ठीक है। तो जो अपोजिशन होगी इस सर्किट में, है ना, वो किसकी वजह से होगी, इस ओमेगा एल की वजह से होगी। इस ओमेगा एल को हम एक और नाम दे देते हैं, एक्सएल बोल देते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं क्या है, अब रेजिस्टेंस तो अब इसको बोल नहीं सकते, इसको कोई और नाम देना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी वजह से करंट को अपोजिशन नहीं होता। जैसे रेजिस्टेंस तो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, लिमिट करता है। ये करंट के चेंज को अपोज करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही बताया, इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता, इंडक्टर से जितना मर्जी करंट पास कर सकता है। इंडक्टर जो होता है वो करंट के चेंज को अपोज करता है, ठीक है। ये किसको अपोज करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये किसका एनालॉग हो गया, रेजिस्टेंस का एनालॉग हो गया इंडक्टिव सर्किट में। बोलो यहां तक क्लियर है? अब रही बात, अब इसमें कंपैरिजन की बात आई। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज और देख लो यहाँ पे, है ना। अगर मैं दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दूं तो I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल भी हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल है और आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन में एक्सएल भी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सॉरी, आई एम और नहीं, सेम नहीं है, ये आरएमएस करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक चीज और देखिए आप कि वोल्टेज तो हमने वही अप्लाई करी थी Vm साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इन दोनों के एंगल को कंपेयर करो, इसका एंगल जो है, इसका एंगल उससे π/2 पीछे, कम है या पीछे है, ठीक है ना, π/2 पीछे। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। करंट जो होगा वो वोल्टेज को लैग कर रहा है, उससे पिछड़ रहा है। लैग करने का मतलब पिछड़ रहा है, कितने से, π/2 से। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट को π/2 से, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को π/2 से। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो जरा, वोल्टेज का ग्राफ तो बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह, ये V हो गया। अब अगर आप करंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो
करंट का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, माइनस कॉस था, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, है ना भाई। माइनस पाई बाय 2 का मतलब यहाँ से शुरू होगा ना, करंट पीछे है ना अभी, तो 90 डिग्री के बाद वो शुरू होगा करंट पीछे है ना पाई बाय 2 से, करंट 90 डिग्री पीछे है ना, तो इसके मतलब वोल्टेज के 90 डिग्री के बाद वो शुरू हो, और उससे पहले का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना। नहीं समझ में आया? मेरे को बताओ, करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है कि नहीं है? तो मेरे को बताओ, अगर वोल्टेज ऐसे शुरू हो रही है तो करंट कहां से शुरू होगा? करंट तो 90 से शुरू होगा ना, नहीं? तभी तो करंट पीछे होगा ना, बाद में हो रहा है ना शुरू, करंट बाद में शुरू हो रहा है ना, क्यों भूमि? नहीं है तो सभी साइनोसॉइडल है ना, ग्राफ तो ये सारे साइनोसॉइडल ही हैं, वो ही रहेंगे, ठीक है। मैं पहले से ही बता देता हूँ तुम लोगों को, है लीक कर देते हैं इंफॉर्मेशन। चाहे एल सी आर, इन तीनों में से किसी पे भी आप साइनोसॉइडल वोल्टेज लगाओगे, करंट साइनोसॉइडल ही मिलता है, ठीक है। हाँ पूछो। हाँ माइनस कॉस है ना बेटा, इसकी जगह माइनस कॉस था ना। माइनस कॉस क्या होगा? कॉस ये होता है, माइनस कॉस क्या होगा? उसको बस उल्टा कर देना, क्योंकि बेटा करंट बंद थोड़ी हो जाएगा, करंट पीछे ही तो चल रहा है, ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो गए ना, फेज शिफ्ट हो गया है ना। लेकिन ये थोड़ी ना कि तुमने प्लग कर दिया अब 90 डिग्री होने के बाद, यानी 5 मिली सेकेंड के बाद करंट आएगा। बात समझ में आ रही है? करंट पिछड़ रहा है, तो करंट जहां पे ये है वो 90 डिग्री बाद होगा करंट। मतलब इसका सिंपल ये है कि वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है ना, तो इसके 90 डिग्री के बाद करंट मैक्सिमम होगा, अंतर बस इतना है और कुछ नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूस ग्राफ तो सारे कंटिन्यूस रहेंगे, बस डिफरेंस ये है कि वोल्टेज जहां पे मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि करंट पीछे है, तो उसके 90 के बाद वो मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम है, फिर 90 के बाद समझ में आ रही है बात? ऐसा बोल सकते, क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब करंट क्या है? 90 डिग्री पीछे है, करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट को ड्रॉ करेंगे। करंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर पिछड़ रहा है तो क्लॉकवाइज। ये देख लेते हैं। पिछड़ रहा है तो बेटा करंट पीछे है ना, तो करंट बाद में आएगा ना, ऐसे घूम रहे हैं ना फेजर्स, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना फेजर्स। मैंने शायद इशारा किया था आपको पहले, मुझे पता नहीं मैंने एग्जैक्टली बोला है कि नहीं बोला। आप ये देखो, फेजर्स जो होते हैं वो ऐसे रोटेट करते हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा। जब आप इधर ड्रॉ करोगे, अगर इधर ड्रॉ कर दोगे तो उसका मतलब वो पहले जा रहा है ना, वो तो पहले घूम रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो पीछे होगा उसको आपको क्लॉकवाइज लेना। भाई एक चीज याद कर लो, या तो जो पीछे होगा वो क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है, या तो याद कर लो जो आगे होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है। अब आपकी मर्जी है, आप किसको याद करें, क्या याद करना चाहते हो? एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा अच्छा है वैसे, पर तुम्हारी मर्जी, मतलब दोनों बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस लेकिन तुम क्लॉकवाइज वाला याद करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके आरएमएस वैल्यू है ना, और उनके बीच का एंगल है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे सिर्फ ये पता चल रहा है इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, और करंट पीछे है 90। ये तो पता चल ही रहा है कि 90 है, लेकिन पीछे कौन है?
नीचे करंट है, ठीक है। तो दोनों रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जहां पे वोल्टेज पहुंच रही है करंट उसके 90 डिग्री बाद पहुंचेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े, ठीक है। ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने इस बार, लग रहा है। चलो तो आगे बढ़े। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालने के लिए C d/dt, और यहाँ पे रखना पड़ेगा Vm sin ओमेगा t। तो इससे आ जाएगा IC Vm C, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। हाँ, नहीं माइनस कॉस क्यों आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। ओमेगा, चलो सी वी एम साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं आगे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। एक बार देख लो इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी एम ओमेगा सी को ऊपर लिखने की बजाय मैं डिनोमिनेटर में 1/ओमेगा सी लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है ऐसा करना। तो उसका रीजन बस सिंपल सा है कि ऊपर वी एम वोल्टेज है, नीचे क्या होना चाहिए, कोई अपोजिशन यानी ओम यूनिट वाला कोई चीज होनी चाहिए। तो जो भी होगा वीएम के अलावा जो भी होगा वो सिर्फ क्या क्या कंपोज कर रहा होगा, अपोजिशन को ही वो बना रहा होगा, है ना। तो वीएम के अलावा यहाँ पे जो भी है वो मैंने पहुंचा दिया डिनोमिनेटर में, उसका तरीका ये, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं वीएम, 1/ओमेगा सी को हम बोल देते हैं एक्सी, और ये पूरा मिला के किसके इक्वल हो जाएगा, आई एम के इक्वल हो जाएगा, cos ओमेगा, ठीक है। तो नोटिस करने वाली बात क्या थी कि वोल्टेज जब Vm sin ओमेगा टी है, करंट क्या है, Im cos ओमेगा टी, और cos तो हमने आज क्लास की स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी कि cos जो होता है वो sin से 90 डिग्री आगे होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रही है ये बात, दैट I is leading V by pi by 2। अब की बार I जो है वो V को लीड कर रहा है, एंड V इज लैगिंग I by pi by 2, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो वोल्टेज का ग्राफ तो चेंज होना नहीं है क्योंकि सेम वोल्टेज इंपोज की है। द ओनली थिंग इज जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, करंट का, तो वो कॉस का ग्राफ होगा, यानी ऐसा कुछ करके आएगा, ये हो जाएगा आई का ग्राफ, ये वोल्टेज का रेस्पेक्ट टू टाइम, देख लो। और अगर फेजर ड्रॉ करोगे तो फेजर कैसे ड्रॉ होगा, वोल्टेज ये है, करंट लीड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करेगा 90। ये है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस के केसेस। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक बार ध्यान देने वाली चीज क्या है वो आप एक बार नोटिस कर लीजिए कि जब हम साइनोसॉइडल वोल्टेज इनपुट देते हैं तो करंट साइनोसॉइडल आता है, पहली चीज। चाहो तो लिख लेना या वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो आप यूज कर लेना, ठीक है। जब भी वोल्टेज इनपुट साइनोसॉइडल होगा तो करंट भी क्या होगा, साइनोसॉइडल। दूसरा पॉइंट, अगर प्योरली रेजिस्टेंस या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो जो साइनोसॉइडल करंट आपको मिलेगा और जो वोल्टेज है वो सेम फेज में, ठीक है। एक साथ वेरी करेंगे, इंडक्टर के लिए करंट लैग करेगा बाय पाई बाय 2 और कैपेसिटर के लिए करंट लीड करेगा बाय पाई बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम साइनोसॉइडल वोल्टेज इंपोज करते हैं तो जो करंट हमें मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम। तीनों सर्किट में देख लो ओमेगा ही आ रहा है, कहीं पे 2 ओमेगा हुआ हो, ओमेगा बाय 2 हुआ हो, 3 ओमेगा हुआ, कैसे पता चल रहा है हमें सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा यूज किया हुआ है और यहाँ पे भी ओमेगा यूज किया है, दोनों जगह ओमेगा ही यूज किया हुआ है,
अगर इसके ओमेगा के साथ यहाँ पे मान लो 2 ओमेगा आ जाता तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होती, लेकिन अभी तो क्या है, सेम है। तो तीनों केस में साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स है और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, टाइम पीरियड सेम, सब कुछ सेम है ना। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, फेज में चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस में सेम फेज में है, इसमें करंट लैग कर रहा है, उसमें करंट लीड कर रहा है ना। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आरएमएस वैल्यू जो होती है करंट की, वो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, आरएमएस वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जो भी होगी उसकी रिएक्टेंस, और मैक्सिमम के लिए भी सेम चीज होगी। नहीं, मैक्सिमम करंट जो होगा वो तीनों ही केस में वो वीएम अपॉन में जो भी उसकी ऑपोजिशन है, इसके केस में रेजिस्टेंस, इसके केस में एक्सएल, इसके केस में एक्सी, ठीक है। सेम रिलेशन आपका आरएमएस के लिए भी बन जाएगा, लेकिन स्मॉल वी और स्मॉल आई यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के जो रिलेशन है वो आप ध्यान रखिएगा। इसमें ओम्स लॉ लगा है, इसमें एक तरह से फैराडेज लॉ लग गया, और उसमें आपने जो कैपेसिटर वाला केस देखा था Q = CV, उससे हमने निकाला रिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक्सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैंने लिखा नहीं है ना शायद, एक्सी को हम बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ये क्या करती है, वोल्टेज के चेंज को अपोज करती है, वो करंट के चेंज को अपोज करती है, ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करती है, और ये वो करंट को अपोज करता है या उसको लिमिट करता है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आगे बढ़े। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं हम, और पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा करके हम इसमें पावर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पावर जो होगी दो तरह की होगी हमारी, एक तो होगी इंस्टेंटेनियस पावर और एक होगी हमारी एवरेज पावर, ठीक है। तो हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V = Vm sin ओमेगा t, और यहाँ पे Im sin ओमेगा t आ जाएगा, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्लियर है आप सभी को? बस राधिका नहीं आएंगे। Vm, Im की जगह पे हम लिख सकते हैं Vm अपॉन में R, तो ये Vm² अपॉन में R हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin² ओमेगा t, ठीक है ना। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कभी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का तो हो नहीं पाएगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं इसे उसी फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, Vm²/R, ठीक है, या फिर Vm ही लिख लो, एक काम करो, पावर को आप ऐसे लिख लो, Vm sin² ओमेगा t, और इसको क्या कर लेते हैं हम, Vm sin² ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा t/2, ठीक है। और एवरेज पावर जब आपको निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फुल साइकिल में और t से डिवाइड कर देंगे, एज अर्लियर, है ना, लाइक अर्लियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर p की जगह पे Vm Im ये पूरा पुट कर देंगे। तो मेरे को बताओ जरा, Vm Im तो बाहर आ जाएगा और बाई 2 भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल किसका होगा, 1 - cos 2 ओमेगा t का, और dt, और 0 से t। देख लो, इंटीग्रल क्लियर है। अब अगर आपको जरूरत लग रही है तो मैं करता हूं, नहीं तो Vm/√2 और Im/√2 है ये पूरी चीज, है ना। √2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं ना, Vm/√2 V हो जाएगा, Im/√2 I हो जाएगा, RMS। ये दोनों कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू। ये पीक वैल्यूज थी, √2 से डिवाइड होकर के RMS में कन्वर्ट हो। फुल साइकिल इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का करोगे तो क्या आएगा,
टी आएगा और लिमिट क्या आएंगे 0 से टी आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ये टी माइनस 0 यानी वी आई कैपिटल टी आ जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, टी से भी तो डिवाइड करना है, टी से डिवाइड भी तो करना है बेटा, है ना। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो पावर कितनी आ जाएगी एवरेज, एवरेज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस। देखो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज पावर इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करंट, ठीक है। अच्छा इसमें एक आरएमएस करंट की डेफिनेशन रह जाइए, वो हम देखेंगे क्या होगा, है ना आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसको समझेंगे। बेटा इसको मैं लिखूंगा ना √2 इंटू √2, एक वी एम अपॉन में √2 वी बन जाएगा, एक आई एम अपॉन √2 आई बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए सिंबल पहले लिखवा दिए थे, जिसमें कैपिटल में जो लिखा हुआ है और कुछ नहीं है सबस्क्रिप्ट वो आरएमएस, जिसमें एम लिखा हुआ तो मैक्सिमम है और स्मॉल वाले इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक। सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो v इंटू आई करके ही मिल जाएगी, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी और यहाँ पे माइनस का आई एम कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये वी एम आई एम हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को देखो, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का v इंटू आई और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी। देख लो पावर का ये रिलेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का। जब मैं एवरेज पावर निकालने चलूंगा, सिंपल कैपिटल P लिख लो या P एवरेज भी लिख सकते हो, तो माइनस का वी आई इंटीग्रेट करेंगे 0 से t को, यहाँ पे t आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने आपको बताया था कि फुल साइकिल इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरी जो चीज है ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर कितनी आ रही है 0, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम ये रिलेशन यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा बस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, लेकिन होगी पावर क्या हो जाएगी लेकिन 0 हो जाएगी एवरेज यहाँ पर। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में, ये इंस्टेंटेनियस को ही सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे रख के सॉल्व करूंगा, या तो उसने मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप एक चीज ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि जो इंस्टेंटेनियस पावर बन रही है ना, यहाँ पे निकालोगे तो वो क्या आएगा वी आई साइन 2 ओमेगा टी, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बस, है ना। ये डबल फ्रीक्वेंसी टर्म है, पावर जो है वो क्या है डबल फ्रीक्वेंसी टर्म, मतलब जितने में वोल्टेज की एक साइकिल कंप्लीट होगी पावर की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाए। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, और दूसरा पावर जो होगी यहाँ पे एवरेज 0 है, यहाँ पे वी आई है ना। तो ऑब्जर्वेशंस पे हमें फोकस करना है, प्रोसीजर तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या यूं बोलो आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई डाउट और है तो पूछो। कॉस थोड़ी कर रहे हैं, साइन ही तो है बेटा, साइन ही तो है। यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी लिखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला है साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 थीटा पहले ही लिखवा दिया था मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूला।
साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखवाया था तो आप लिख लीजिए। बेटा साइनोसॉइडल फुल साइकिल इंटीग्रेशन किसका जीरो बोल रहे हो हैं? इधर यहाँ पे आके बोल, सेम चीज बताता हूँ तेरे को मैं, लिखवा रखा है साइनोसॉइडल फंक्शन का अगर फुल साइकिल इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा का भी अगर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन करेगा तो जीरो आ जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, साइन थीटा या कॉस थीटा, यानी साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हो, चाहे 3 ओमेगा हो, चाहे 5 ओमेगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन जीरो ही आएगा फुल साइकिल, 0 से टी तक।